दोस्तों, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस स्लोगन से शुरू हुआ रिलायंस के टेलीकॉम का सफर एक सपने के पूरा होने जैसा है। आज 40 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ रिलायंस जियो देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है, जिसकी सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रिलायंस इंफोकॉम के शुरुआत से लेकर रिलायंस जियो के आज तक के सफर की पूरी कहानी बताने वाले हैं कि आखिर कैसे अनिल अंबानी के रिलायंस इंफोकॉम के असफल होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में इस कंपनी की बागडोर संभालने वाले मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी क्या इस विरासत को संभाल पाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों एक साथ थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस इंफोकॉम के नाम से कदम रखा और ग्राहकों को सस्ते दामों पर वॉइस कॉलिंग की सुविधा देकर टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी। असल में उस समय के महंगे फोन और महंगी कॉल रेट्स के दौर में कंपनी ने 501 रुपए वाला मानसून हंगामा ऑफर लॉन्च किया था, जिसकी वजह से सबके हाथ में रिलायंस के फोन दिखने लगे थे। लेकिन उसी साल उनके पिता धीरू भाई अंबानी की अचानक मौत के बाद बड़े भाई मुकेश और छोटे भाई अनिल में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल पिता की मौत के बाद मुकेश अंबानी 80,000 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए और अनिल अंबानी को वाइस चेयरमैन का पोजीशन दिया गया। लेकिन मैनेजमेंट का ये डिसीजन उन्हें पसंद नहीं आया और मामला कोर्ट तक चला गया। विवाद को बढ़ता देख मां कोकिलाबेन के हस्तक्षेप के बाद 2005 में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा किया गया, जिसमें मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल मिला, जबकि छोटे भाई अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस दिया गया। बंटवारे के बाद ही अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफोकॉम का नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशन कर दिया। लेकिन जहां मुकेश अंबानी की कंपनियां तेजी से ग्रो करती गई, वहीं अनिल अंबानी अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए और धीरे धीरे उनकी कंपनियां बैंकरप्ट होती चली गई। दोस्तों, 15 जनवरी 2007 को गुजरात के अहमदाबाद में IBSL यानी कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराई गई थी, जिसका 95% स्टेक 4,800 करोड़ रुपए में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सन 2010 में खरीद लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि IBSL ही एक ऐसी कंपनी थी जो इंडिया के सभी 22 सर्कल्स में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम पाने में सफल हुई थी और उनके पास सिर्फ डेटा सर्विसेज का लाइसेंस था, वॉइस कॉल का नहीं। खैर, आगे रिलायंस ने IBSL का ही नाम कर जनवरी 2013 में रिलायंस जियो इंफोकॉम कर दिया और कुछ एडिशनल फीस चुकाकर वॉइस कॉल का भी लाइसेंस हासिल कर लिया, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठाए गए कि रिलायंस को गलत तरीके से लाइसेंस फीस में फायदा पहुंचाया गया है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट तो टेलीकॉम में पहले से ही था, लेकिन इस पर सीरियसली काम तब शुरू हुआ जब मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और बेटी ईशा ने इंटरनेट की शक्ति के बारे में अपने पिता को बताया। मुकेश अंबानी का कहना है कि उनकी बेटी ईशा अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान जब छुट्टियों में घर आती थी तो इंटरनेट के स्लो होने की वजह से यूनिवर्सिटी का वर्क मेल नहीं कर पाती थी। और उनके बेटे आकाश ने भी उनसे बताया था कि पहले लोगों के लिए टेलीकॉम का मतलब सिर्फ वॉइस कॉलिंग होता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है और अब बात के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंटरनेट से ही किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बेटी की परेशानी और बेटे के सुझाव के बाद ही उनके दिमाग में टेलीकॉम सेक्टर में वापसी की बात आई और जियो शुरू करने का आइडिया आया। लेकिन जियो को शुरू करने में मुकेश अंबानी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भारतीय एयरटेल से दिसंबर 2013 में रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विसेज के लिए समझौता किया, जिसके तहत जियो एयरटेल की अंडर सी कैपेसिटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और मोबाइल टावर्स का इस्तेमाल करती है। और इसके साथ ही इसी साल जियो ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी एक समझौता किया, ताकि उसके पास मौजूद 4G स्पेक्ट्रम और टावर्स को इस्तेमाल करके यूजर्स को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। 27 दिसंबर 2015 को जियो ने अपनी 4G सर्विस सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के लिए ही शुरू किया, ताकि उनसे फीडबैक लेकर बचे हुए कमियों को दूर किया जा सके। और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद 5 सितंबर 2016 को जियो की 4G सर्विस को पूरे देश में तो शुरू कर दिया गया, लेकिन शुरुआत कुछ अलग ढंग से हुई। सिम कार्ड से लेकर बाकी सारी सुविधाएं फ्री रखी गयी। मुफ्त में सिम, वॉइस कॉल, डेटा और SMS पाकर लोग हैरान हो गए और जियो का सिम पाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। असल में दोस्तों, सब कुछ मुफ्त में देने के पीछे भी रिलायंस जियो की एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। जियो अपने बनाए गए नए नेटवर्क को फुल लोड यानी कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ टेस्ट कर रहा था, जबकि मुफ्त में जुड़े लोग नेटवर्क में आ रही दिक्कतों के बावजूद जियो के साथ जुड़े रहे और उसका प्रचार भी करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि रिलायंस जियो ने अपने पहले 5 करोड़ यूजर मात्र 83 दिनों में ही पूरे कर लिए।
और जैसे ही अपने सर्विसेज को जियो ने पेड किया तो ज्यादातर फ्री सब्सक्राइबर्स ही उनके पेड सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि लोगों को हाई स्पीड डेटा की लत लग गई थी और कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर उतनी अच्छी स्पीड जियो के रेट पर नहीं दे पा रहा था। देखते ही देखते 1 साल के भीतर ही कंपनी के यूजर्स की संख्या 13 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई और साल 2020 तक तो जियो ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने का गौरव भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अभी तक हमने रिलायंस जियो की शुरुआत से लेकर देश के नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनने के सफर को देखा, लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि आखिर रिलायंस जियो के मार्केट में आने के बाद बदलाव क्या हुआ। दरअसल रिलायंस जियो ने देश में इंटरनेट का नक्शा ही बदल दिया और अगर ये कहें कि देश में डेटा क्रांति आ गई तो ये भी गलत नहीं होगा। रिलायंस जियो ने न सिर्फ लोगों को कम कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी, बल्कि जियो के आने के बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी मजबूरन अपने इंटरनेट प्लान की कीमत को कम करना पड़ा। जहां जियो के लॉन्च होने से पहले 200 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था, वहीं आज 200-250 रुपए में पूरे महीने के लिए रोजाना 1 GB डेटा मिल जाता है। आज इंडिया के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स में से 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट यूज करने में हम दुनिया में चाइना के बाद दूसरे पोजीशन पर आते हैं। जबकि डेटा यूज करने की अगर बात की जाए तो इंडिया दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गई है। सितंबर 2016 में जब रिलायंस जियो को शुरू किया गया था तब देश में 12 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थीं। लेकिन रिलायंस जियो के आने के बाद दूसरे कंपनियों के यूजर्स भी रिलायंस जियो की तरफ आ गए और एक तरफ जहां रिलायंस जियो का मार्केट शेयर बढ़ा, वहीं दूसरी कंपनियों का मार्केट शेयर तेजी से कम हुआ। हाल ये रहा कि साल 2020 तक देश में महज 5 टेलीकॉम कंपनियां ही बची और बाकी कई कंपनियां या तो मर्ज हो गयी या तो फिर बंद ही हो गई। जहां रिलायंस जियो के आने से लोगों का तो फायदा हुआ ही, वहीं जियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बड़ा फायदा पहुंचाया है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल रेवेन्यू का 10% से भी ज्यादा हिस्सा जियो से ही आ रहा है और जियो में ही आए इन्वेस्टमेंट के कारण 18 जून सन 2020 को कंपनी ने खुद को कर्ज मुक्त घोषित कर दिया। अब देखा जाए तो रिलायंस जियो के आने से पहले मुकेश अंबानी की नेटवर्थ लगभग 19 अरब डॉलर थी और उस समय वह दुनिया के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन जियो के आने के बाद महज 4 सालों में ही मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 4 गुना हो गई और वह एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 5 में भी पहुंच गए थे। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हो गया था। शायद उसी घटना से सीख लेकर 27 जून सन 2022 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है और कंपनी के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दिया है। 23 अक्टूबर सन 1991 को पैदा हुए आकाश अंबानी की शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल और धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में हुई, जबकि सन 2013 में अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पिता के बिजनेस में लग गए। हमें पूरा उम्मीद है कि आकाश अंबानी भी अपने पिता मुकेश अंबानी और ग्रैंडफादर धीरू भाई अंबानी की तरह ही रिलायंस ग्रुप को और आगे ले जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।